सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सो सेल साइकिल क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। सो जो सेल साइकिल होता है वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें कि जो सेल है वो एलोंगेट होते रहता है, यानी कि अपने आप को एलोंगेट करता है। जैसे बेसिकली ये एक सेल था तो वो अपने आप को थोड़ा सा एलोंगेट करा एंड अपना साइज बढ़ाया, ठीक है। देन जो सेल होता है वो डिफ्रेंशिएशन भी करता है, यानी कि इसको हम लोग मैच्योरेशन भी कहते हैं। देन सेल सबसे पहले एलोंगेट हो, जो सेल था वो सबसे पहले एलोंगेट होकर के अपना साइज बढ़ाया। देन सेल ने अपने अंदर कुछ चेंजेस करे, डिफ्रेंशिएट करा यानी कि मैच्योरेशन करा। देन सेल आगे जा कर के अपने आप को डिवाइड कर लेगा। बेसिकली पहले जो साइज था उस साइज का ये हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा था तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे डिवीजन। सो बेसिकली सेल साइकिल क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें कि सेल एलोंगेट करता है, फिर अपना डिफ्रेंशिएशन करता है यानी कि मैच्योर हो रहा है, देन लास्ट में सेल डिवीज़न करता है। तो इसमें जो जो भी सीक्वेंस या सीरीज चल रहे हैं, जो जो भी सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, देन ग्रो करके डिवाइड कर रहा है, देन क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा है, क्या क्या एनर्जी लग रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसी को कहा गया सेल साइकिल, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें कि सेल अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है एंड अपने आप को डिवाइड कर रहा है टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम एक हम लोग बोल सकते हैं कि सेल अपना डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट करता है या फिर जो भी क्रोमोसोम नंबर होता है उसको वो कॉपी करता है एंड बाद में कॉपी करके वो डिवाइड कर जाता है। जैसे एक सेल था तो उसमें पहले क्रोमोसोम एक था, ठीक है, देन यही क्रोमोसोम कॉपी हुआ, ठीक है, ये कॉपीड वाला है। देन बाद में सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक में मान लो कि ब्लू वाले क्रोमोसोम चले गए, एक में ये वाले चले गए, तो पहले डुप्लीकेशन कर रहा है सेल, देन बाद में वो जो डुप्लीकेट हुआ है वही कंटेंट को वो डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि डिवीज़न कर दे रहा है। तो सेल साइकिल बेसिकली वही होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। जैसे पहले ये पेरेंट सेल था, देन बाद में ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। सो सेल साइकिल के और क्या क्या फ्यूचर होते हैं। सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड प्रोसेस होता है, मतलब ये कहीं से भी नहीं चल सकता है, इसके कुछ कुछ सीक्वेंस होते हैं, वही सीक्वेंस में जा कर के सेल डिवाइड कर सकता है, ठीक है, यानी कि सीक्वेंशियल भी होता है। देन ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, इसको डीएनए कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, डीएनए भी कंट्रोल करके रखता है एंड कुछ कुछ प्रोटीन्स भी कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स में आएंगे साइक्लिन्स प्रोटीन्स, देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ओके। सो अभी हम लोग ये जितना भी एनसीईआरटी बुक पे इंट्रोडक्शन दिया है वो चीज़ को हम लोग कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सेल साइकिल क्या होता है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, सेल कैसे कैसे प्रोसेस करता है, फिर वो डिवीज़न करता है। तो सेल साइकिल में बेसिकली डिवीज़न का प्रिपरेशन चल रहा होता है एंड लास्ट में डिवीज़न होता है, ठीक है। तो सेल साइकिल को हम लोग आगे और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। सेल साइकिल, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड प्रोसेस है और सीक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब उसका टाइम भी तो फिक्स होगा ना, ड्यूरेशन भी फिक्स होगा कि उतने टाइम में क्या होना है, कब डीएनए डुप्लीकेट होना है, कब क्या प्रिपरेशन करना है, कब प्रोटीन्स बनना है, ठीक है। तो सेल साइकिल का जनरेशन टाइम होता है। जनरेशन टाइम क्या होता है, जनरेशन टाइम इज अ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर सेल टू
डिवाइड। सो जनरेशन टाइम हम लोग उसको कहते हैं वो टाइम पीरियड जिसमें कि सेल को कितना टाइम लग रहा है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। और ये जो जनरेशन टाइम होता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, मतलब सब में सेम नहीं होते। जैसे किसी में 24 आवर्स हो गया तो किसी में 90 मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है। वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देन ह्यूमन में सेल साइकिल का कितना जनरेशन टाइम होता है, ठीक है। ह्यूमन में 24 आवर्स होता है, देन ईस्ट में होते हैं 90 मिनट्स। देन 24 आवर्स भी वो पूरा डिवाइड करने में नहीं लगा रहा है, ठीक है। 24 आवर्स में से वो ज़्यादातर टाइम तो अपना प्रिपरेशन करने में लगा रहा है, यानी कि जो भी प्रिपरेशन वाला टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस, जिसमें कि 23 आवर्स लग रहे हैं ह्यूमन के सेल को। देन एम फेज जहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न होना होता है। सो जो एक्चुअल डिवीज़न होना होता है वो बस 1 आवर का होना होता है। जैसे हम लोग नीट प्रिपरेशन में देखते हैं कि आप जैसे 1 साल 2 साल का पूरा तैयारी कर रहे हो, उसको हम लोग कहेंगे इंटरफेस। फिर आप एग्ज़ाम में जो 3 आवर बस जाके पेपर लिख के आ रहे हो, पेपर सॉल्व करके आ रहे हो, उसको हम लोग कहेंगे डिवाइडिंग फेज यानी कि एम फेज, जो कि बस 1 आवर का होगा, ठीक है। देन ईस्ट में 90 मिनट्स में से 85 मिनट इंटरफेस का होता है। देन डिवाइडिंग फेज यानी कि एम फेज 5 मिनट्स का होता है, ठीक है। देन सेल साइकिल के कुछ स्टेजेस होते हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो जो सेल साइकिल होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। एक जहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज, एंड जहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं एम फेज। देन इंटरफेज जो है वो 95% टाइम लेता है, ठीक है। देन एम फेज 5% लेता है। जितना भी ड्रामा वगैरह जो भी प्रिपरेशन वगैरह होना है वो इंटरफेज में ही होना है। एंड जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, नीट एग्ज़ाम, जहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न होना है सेल को, वो बस 5% का होता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है इस पर, ठीक है। सो सबसे पहले होता है इंटरफेस। इंटरफेस यानी कि जहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, ओके। और ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ प्रिपरेशन होना है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी ज़रूरत होंगे, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बॉडी। देन इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेल डिवीज़न, बिकॉज एक्चुअल में ये रेस्ट नहीं कर रहा होता है, बट सेल डिवीज़न के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेस्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, इंटरफेस पे। देन जो रेस्टिंग फेज मतलब जो इंटरफेस होता है उसको फर्दर हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। एक होता है G1, सेकेंड होता है S, देन होता है Z2। देन ये तीनों जगह में प्रिपरेशन चल रहा होता है, ठीक है। देन जो एम फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज, और ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, ठीक है। बिकॉज़ ये मतलब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कब कहाँ कहाँ कितना कंटेंट होगा, क्रोमोसोम कैसे कैसे डुप्लीकेट करेगा, तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, ठीक है। देन इसको फर्दर हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियर डिवीज़न। देन जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो फर्दर 4 में डिवाइड होता है, पी मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन सेकेंड में होगा साइटोकाइनेसिस। देन साइटोकाइनेसिस हो जाने के बाद हम लोग कहेंगे कि सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, यानी कि सेल डिवाइड कर गया है, ठीक है। सो इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस में बेसिकली क्या क्या थे, इंटरफेस में होंगे G1, S, G2। सो अभी हम लोग इन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो G1 फेज़ में, G1 फेज़ को हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज़ क्यों कहते हैं, बिकॉज जो एम फेज़ को हम लोग माइटोटिक फेज़ कह रहे हैं ना, सो एम फेज़ के बाद आता है ना G1,
एम फेज के बाद आ रहा है, सो इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, या फिर हम लोग एस फेज के पहले आ रहा है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्री सिंथेटिक फेज, बिकॉज ये एस फेज के पहले आ रहा है ना जीवन, एस फेज के पहले आ रहा है एंड एम फेज के बाद आ रहा है जीवन, इसलिए पोस्ट माइटोटिक प्लस प्री सिंथेटिक फेज हम लोग कह सकते हैं। देन जो जीवन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज एंड ऑफ वॉल साइकिल, मतलब पूरे सेल साइकिल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो जीवन फेज का सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन होते हैं, सारे डुप्लीकेट नहीं होते हैं बट मैक्सिमम इस टाइम पे डुप्लीकेट कर लेते हैं जीवन में, ठीक है। देन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट भी इंक्रीज होता है। देन यहाँ पे प्रोटीन भी इंक्रीज किए जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एमाइनो एसिड सिंथेसिस भी होता है, एटीपी सिंथेसिस भी होता है यहाँ पे, प्लस आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यही देख रहे हैं कि यहाँ पे मोस्टली सिंथेसिस का ही काम चल रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है जो आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। देन जीवन के बाद आता है एस फेज। इस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, सिंथेटिक फेज, ओके। इसको हम लोग पोस्ट जीवन फेज भी कहते हैं, बिकॉज ये जीवन के बाद आ रहा है ना एस फेज, इसलिए पोस्ट जीवन फेज, पोस्ट यानी कि बाद में एंड प्री यानी कि पहले, एंड ये G2 से पहले आ रहा है ना एस फेज, इसलिए प्री G2 फेज। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं डुप्लीकेशन होता है, और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। देन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी एस फेज पे होता है। मोस्टली यहाँ पे देखेंगे तो डीएनए का ही काम हो रहा है, ठीक है, डीएनए से रिलेटेड ही, एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म पे होता है। देन यहाँ पे सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। देन एस फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या क्या होते हैं चलो देख लेते हैं। G2 फेज को हम लोग पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, बिकॉज ये एस फेज के बाद आ रहा है, पोस्ट यानी कि बाद में, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। और ये माइटोटिक फेज एम फेज के पहले आ रहा है ना G2, इसलिए प्री माइटोटिक फेज। देन जीवन पे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन कर लेते हैं, देन बाद में जो भी सेल ऑर्गेनेली बचते हैं वो G2 में डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है।